हेलो क्लास 11th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट, हम मोल को क्यों यूज करते हैं, क्यों हम मोल के अलावा बाकी दूसरी यूनिट यूज क्यों नहीं करते। ठीक है, देखो बाकी अगर दूसरी यूनिट की बात करूं तो जैसे कि सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट। अभी मैं यूनिट की बात कर रही थी, तो यूनिट में कैसे हो सकता है, जैसे कि ग्राम है, केजी है, लीटर है, मिलीलीटर है। हम मोल के अलावा ये सारे यूनिट भी तो यूज कर सकते हैं, फिर हम स्पेसिफिकली मोल क्यों यूज करते हैं। तो ये जो यूनिट है ये बहुत ही ज्यादा बड़ी यूनिट है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हम किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए बहुत कम यूनिट लेते हैं, बहुत कम उसका अमाउंट लेते हैं, जैसे कि उसमें मोल में। लेकिन ये जो है ये बहुत ही बड़ी यूनिट हो जाती है केमिस्ट्री के कंपैरिजन में, इसीलिए इन सारे यूनिट को नहीं लेके हम लेते हैं मोल। तो जैसे कि हमारे नॉर्मल डेली लाइफ में चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए इन यूनिट्स का यूज किया जाता है, वैसे ही केमिस्ट्री में कंपाउंड्स को, आयंस को, मॉलिक्यूल्स को मेजर करने के लिए हम मोल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो मोल क्या हो गया, इट इज अ यूनिट टू मेजर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, यही सारी चीज है। लिख लेते हैं इसको। मोल क्या है, मोल इट इज a unit to measure number of particles, atoms, ions या फिर मॉलिक्यूल, इन सबको मेजर करने के लिए हम मोल्स का यूज करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट हम लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड एलिमेंट इसमें क्या है, स्टैंडर्ड एलिमेंट रिलेटिव एटॉमिक मास में भी बताया था, हम C12 आइसोटोप्स को स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। यहां पे लिख देती हूं C12 आइसोटोप्स, ये हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। ठीक है, जैसे हमने रिलेटिव एटॉमिक मास में देखा था, किसी का भी मास हम कैसे कंपेयर करते हैं, कार्बन 12 आइसोटोप की हेल्प से हम किसी का भी मास निकाल सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी हमने स्टैंडर्ड इसको लिया है। ओके, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 mole of a substance contain as many particles, 1 mole of a substance contain as many particles as that are present in 12 gram of C12 isotopes। क्यों, क्योंकि हमने इसको एज अ रेफरेंस माना है, इसी से हमने सबके मास निकाले हैं। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि 1 मोल क्या है, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन, 1 मोल सब्सटेंस में क्या होता है, कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जितने एक कार्बन C12 आइसोटोप्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसके बाद है हमारा 1 एटम ऑफ C12 में 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम प्रेजेंट होते हैं। तो हमें बताना है 12 ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि X एटम प्रेजेंट होंगे 12 ग्राम में। तो क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, x
हो जाएगा हमारा 12/1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम से ग्राम। तो x इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये क्या है? यही है हमारा एवोगैड्रो नंबर। हमने एवोगैड्रो लॉ के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उन्होंने ही एवोगैड्रो नंबर भी दिया है। ये है हमारा एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम Na से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं और या फिर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। और एक और बात है यहाँ पे, जो 1 मोल है वो 1 ग्राम के इक्वल है। 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम। अब इतना पढ़ने के बाद हम मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोई फॉर्मूला भी तो होता होगा, है ना। पहले आपको फॉर्मूला बताती हूँ। मोल में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, जो ऑलरेडी आपने 9th क्लास में भी देखा होगा, जब मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा होगा। तो दोनों फॉर्मूले इधर लिख देती हूं मैं। सबसे पहला, मोल्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एक फॉर्मूला तो ये है, गिवन मास आपको क्वेश्चन में दिया होगा, मॉलिक्यूलर मास यानी कि आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हो। एक क्वेश्चन कराऊंगी तब आपको ज्यादा बेटर आइडिया हो पाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो भी आपको कंपाउंड दिया गया है उन सबके मास का सम करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है? मोल्स यानी कि N इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, यानी कि एवोगैड्रो नंबर। अगर हमें पार्टिकल्स में नंबर दिए हो, कुछ इस टाइप का नंबर हमें दिया होगा, तब हम उसको उधर पुट करेंगे और फिर नीचे क्या लिखेंगे? एवोगैड्रो नंबर लिखेंगे और फिर वहां से हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? ये 2 फॉर्मूला है, इसको लिखो फटाफट से, फिर आगे का करेंगे हम। अब चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इन 10 ग्राम ऑफ H2। हमें 10 ग्राम H2 में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। जितने बार भी क्वेश्चन आता है मोल्स का, हर बार फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, मोल यानी कि N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है? ऑलरेडी इसमें 10 ग्राम दे रखा है। और दूसरा हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो गिवन मास है हमारे पास 10 और मॉलिक्यूलर मास कितना है? देखो, एक यहाँ पे H2 लिखा है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 2। तो मॉलिक्यूलर मास में 2 लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5। तो यहां से आया फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, तो 5 मोल्स प्रेजेंट होगा 10 ग्राम ऑफ H2 में। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मोल्स इन 12.044 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ हीलियम। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? हमें एटम्स दे रखे हैं, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो सेकेंड वाला फॉर्मूला था उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? 12.044 इंटू 10 की पावर 23
डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इतने आइटम है। इससे ये कट गया, 6 से ये 2 टाइम्स पे कट गया और ये पूरा ही कट जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली जो इसका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 2। तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है इतना? लिखो इसको। फिर इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये तो हमारा किसके लिए था, दिस इज फॉर सॉलिड सब्सटेंस। ये हमारा सॉलिड सब्सटेंस के लिए था। लेकिन अगर हमें कंपाउंड गैस में मिले तो हम वहां पे फिर इतने पार्टिकल्स नहीं लिखेंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये लिक्विड के लिए वैलिड नहीं है, ये सॉलिड के लिए था। अब हम अगर ये हमारा गैस के लिए वैलिड नहीं है। अगर हमें गैस के लिए मिलता है तो हम वहां पे क्या करेंगे, गैस में कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अब हम वो देखेंगे। तो अब है इन केस ऑफ गैस, इन केस of gas at STP। STP क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। कौन सा टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना प्रेशर होना चाहिए। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वो 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर 1 बार या फिर 1 atm। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो 1 बार में 1 बार इज इक्वल टू 1 atm और इसमें है 1 atm इज इक्वल टू 1 atm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 760 mmHg। ये होता है, अगर कन्वर्जन आता है तो हम ये कर सकते हैं। ओके, और क्या है, 1 बार में कितने पास्कल होते हैं, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ये भी हम कन्वर्जेंस में यूज करेंगे। जैसे हम मोल्स में देखते थे कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, एटम, पार्टिकल्स, आयंस, वैसे ही गैसेस वाले में क्या होगा, 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर गैस। और अगर मुझे इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हुआ तो हो जाएगा 1 मोल इज इक्वल टू 22,400 ml। बस 10 की पावर 3 से क्या कर दिया हमने, इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। ये है क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 व्हेन वी हैव 112 ml ऑफ इट। हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है गैसेस के लिए। तो इसमें क्या है, 1 मोल्स ऑफ O2 में कितने होते हैं लीटर, ml की बात करते हैं, यहाँ पे भी हम ml ही लिखते हैं, 22400 ml। तो कितने मोल्स होंगे हमें ये बताना है जब हमारे पास 112 ml O2 प्रेजेंट है। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 112 अपॉन 22400, यही होगा 112, यानी कि ये इससे 2 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 11200 ये आएगा हमारा 11200। इसको पूरा सॉल्व करने पे कुछ 0.5 इंटू 10 की पावर -2 ये आएगा 112,224। इसको पूरा सॉल्व करने पे हमें मिलेगा
0.5 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर है? मोल्स निकाला था तो हम यहाँ पे लिख देंगे मोल। ओके, तो यहाँ पे हमने मोल कॉन्सेप्ट जो बेसिक था वो हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, आगे हम मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन करेंगे, वो भी करेंगे, बट अभी सिर्फ हमने मोल किया है। ओके, मोल के बाद क्या आता है हमारा? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है वो देखते हैं। मोल्स के बाद है हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है? किसी भी कंपाउंड में कौन सा एटम कितने परसेंट में प्रेजेंट है ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम परसेंट कॉम्पोजिशन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला है परसेंट कॉम्पोजिशन mass of an element upon total molar mass of compound into 100। जो भी हमें कंपाउंड दिया हुआ है, इंडिविजुअल आइटम का मास ऊपर रखेंगे और टोटल मोलर मास नीचे रखेंगे, इंटू 100 करके हम परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? एक एग्जांपल से समझाती हूं मैं आपको। जैसे कि हमने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब मुझे फाइंड आउट करना है कैल्शियम कितने परसेंट प्रेजेंट है पूरे कंपाउंड में, ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है और कार्बन कितना प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मोलर मास। कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। बट यहाँ पे टोटल 3 ऑक्सीजन है, तो 16 इंटू 3 48। सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 100 ग्राम के बराबर, यानी कि इसका जो मोलर मास है वो टोटल 100 ग्राम है। अब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे मास ऑफ एन एलिमेंट। सबसे पहले हम कैल्शियम का निकालते हैं, तो कैल्शियम का मास कितना है 40, टोटल मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड 100 ग्राम। तो 100 इंटू मल्टीप्लीकेशन में है 100 से कट गया 100 और अब आया हमारा 40%, यानी कि पूरे कैल्शियम कार्बोनेट में जो कैल्शियम है वो 40% प्रेजेंट है। ये हमारा था परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। ऐसे ही हम परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल लेते हैं। कार्बन पूरे कंपाउंड का में मास कितना है कार्बन का 12 है और मोलर मास 100 इंटू 100, तो ये आ गया हमारा 12%। ये इजी है क्यों? क्योंकि इसका जो मोलर मास आया है, टोटल मोलर मास वो 100 है। जरूरी नहीं है कि सबका 100 हो, तो वहां पे आपको एक्चुअल में डिवीजन करके मल्टीप्लीकेशन करके देखना पड़ सकता है। तीसरा क्या है? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है? ऑक्सीजन का मास 48, तो 48 अपॉन 100 इंटू 100, इससे ये चला गया, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा हमारा 48%। ठीक है, क्लियर है इतना? ऐसे हम मास ऐसे हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं। इसको नोट डाउन करो। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? एम्फेरिकल फॉर्मूला, मोलर मास, एम्फेरिकल फॉर्मूला, ये सारी चीजें क्या होती हैं, बट उससे पहले फटाफट से इसको लिख लो। एम्फेरिकल फॉर्मूला, एम्फेरिकल फॉर्मूला एंड एम्फेरिकल मास। तो ये इसका मतलब क्या है? एम्फेरिकल फॉर्मूला, एम्फेरिकल मास होता है क्या है? किसी भी कंपाउंड को सिंपलेस्ट रेशियो में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एम्फेरिकल फॉर्मूला।
जैसे कि मेरे पास है ग्लूकोज C6H12O6, ये एक ओरिजिनल कंपाउंड है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मुझे इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगी? सबसे पहले देखूंगी कि इन सब में कॉमन क्या है। इन सब में हमें कॉमन कितना दिख रहा है? 6 है कॉमन, तो इस पूरे टर्म में से हम 6 बाहर ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? CH2O6। तो इस कंपाउंड को, ये ग्लूकोज को जब मैंने सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इससे अब कम रेशियो में कन्वर्ट नहीं हो सकता, यही सबसे सिंपल रेशियो है। 1 रेशियो यहाँ पे 1:2:1, इससे छोटा रेशियो अब नहीं हो सकता है। पहले क्या था? 6:12:6, सबको 6 से कट कर दिया, 1:1, तो ये हमारा सिंपल रेशियो में आ गया। जब भी हम किसी फॉर्मूले को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रिप्रेजेंट compounds in a simple ratio. कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करना सिंपल रेशियो में, वो होता है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। और फिर उस एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास निकालना, जैसे अभी हमारे पास आया था CH2O, अब इसका मास हम निकालेंगे तो 12 + 2 + 16 कितना हो जाएगा? ये हमारा 16 + 2 18, 18 19 20, ये हमारा आ गया 30 ग्राम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास निकालने को हम कहते हैं एम्पिरिकल मास। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है? कुछ और कंपाउंड्स ले लेते हैं। जैसे कि इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं वाटर का लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया वाटर। अब मुझे बताओ, क्या इस वाटर को हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? हो सकता है क्या ये वाटर और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट? ऐसे कंपाउंड जो और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला बोथ आर सेम। एक दूसरा एग्जाम्पल और बताओ, जैसे वाटर जैसा ही अगर हम ले लें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो क्या हो जाएगा? इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों सेम हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद क्या है? इसके बाद हम देखते हैं एक फॉर्मूला, ओके, रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? कोई एक चीज हमें दी हुई होगी तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला है, इन दोनों के बीच का रिलेशन है। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर से ग्लूकोज का। देखो, ग्लूकोज का मास कितना था? निकाल लेते हैं हम। C6H12O6, यानी कि 12 × 6 + 2 + 6 × 16, 6 2 = 12 और ये 72 + 2, 6 6 = 36, ठीक है, और 6 7 8 9, यहाँ पे आएगा हमारा 96। तो ये हो जाएगा हमारा 96 + 2 और 98 + 2 100, 100 + 70, ये हमारा कुछ 180 ग्राम के आसपास, ये 12 है, ये हमारा 180 ग्राम के आसपास आएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का हमें पता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 180 है, मैंने लिख दिया 180 इज इक्वल टू n इंटू, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताया था?
H2O, यानी कि 12 प्लस 2 प्लस 16 कितना है ये 16, 17, 18, 19, 20 और ये 30 ग्राम, तो N इंटू 30 ग्राम। अब मुझे यहाँ से N निकालना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? N इज इक्वल टू 180 अपॉन 30, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, यहाँ पे N की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। देखो अगर वही 6 में यहाँ पे पुट कर दूं इंफेरिकल फॉर्मूला में, यानी कि CH2O में 6 की मल्टीप्लीकेशन कर दूं, तो क्या मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बन जाएगा? ठीक है, तो यहाँ से इसकी हेल्प से, इस रिलेशन की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं N की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इंफेरिकल फॉर्मूला भी बना सकते हैं। क्लियर है? और अगर हमें इंफेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है तो उससे हम N की वैल्यू से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है ये इंफेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। बुक से क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अ कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.6% क्लोरीन। ओके, अब its molar mass is 98.96 ग्राम। What are its empirical and molecular formula? हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ है और हमसे कह रहे हैं कि उसका एम्फेरिकल फॉर्मूला बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में। स्टेप बाय स्टेप में हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम कन्वर्जन करते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास? हाइड्रोजन जो कि 4.07% में प्रेजेंट है, इसको ग्राम में करेंगे तो हो जाएगा 4.07 ग्राम। एज इट इज कन्वर्ट कर देना है, परसेंटेज को हटा के ग्राम में लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने CaCO3 वाला क्वेश्चन किया था, उसमें जो टोटल कॉम्बिनेशन था एक कंपाउंड का वो 100 था। यहाँ पे भी जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो वो 100 का ही होगा। ठीक है, तो 100 से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवीजन होगा, 100 से 100 कट जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू यही बचेगी। हाइड्रोजन की बात है, कार्बन, कार्बन प्रेजेंट है 24.2%, यानी कि 24.2 ग्राम। और है क्लोरीन, क्लोरीन है यहाँ पे 71.65%, यानी कि 71.65 ग्राम। अगर स्टेप बाय स्टेप की बात करें तो ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 1 क्या है? कन्वर्ट परसेंटेज इनटू ग्राम। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये है हमारा। अब क्या करेंगे हम? सेकेंड स्टेप है हमारा स्टेप 2, कन्वर्ट इट इनटू मोल्स। अब हमें इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। मोल निकालना सिखाया है, मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास यही करेंगे हम। सबका बारी बारी से निकालेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 4.07 अपॉन 1, यानी कि आंसर आएगा 4.07। जब पॉइंट के बाद बहुत छोटी वैल्यू होती है तो हम उसको अप्रोक्सीमेटली एक फिक्स नंबर मान लेते हैं।
तो यहाँ पे 4.07 को हम सिर्फ 4 अप्रॉक्स कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। N1 N2 क्या है हमारा 24.2, मोलिकुलर मास कितना होगा कार्बन का 12, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स चला जाएगा, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स हो गया 2। थर्ड है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है 71.65 डिवाइडेड बाय, ऑक्सीजन नहीं क्लोरीन है, ये क्लोरीन का मास होता है 35.5, तो 35.5 इंटू 2 करेंगे तो वो 71 के अप्रॉक्स आएगा, तो इसकी भी जो वैल्यू होगी नंबर ऑफ मोल्स वो 2 आ गया। क्या है, इसको ठीक से लिखते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स। अभी सेकेंड स्टेप ही चल रहा है हमारा। सबसे पहले हाइड्रोजन का था 4 मोल, फिर था हमारा कार्बन का, हाँ कार्बन एंड देन क्लोरीन। कार्बन का हमारा था 2 मोल्स, फिर है हमारा क्लोरीन का, ये भी हमारा 2 मोल्स ही था। ये स्टेप 2 है, ठीक है। इसके बाद हमारा स्टेप थर्ड क्या होगा, हम कन्वर्ट करेंगे स्टेप 3, कन्वर्ट मोल्स इनटू सिंपल रेशियो। इनको हमें सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है, यानी कि सबसे छोटी रेशियो में, जिससे वो और आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सके। तो 4 को डिवाइड करने के लिए क्या कर, पहले हाइड्रोजन को मैं सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगी, हम देखेंगे कि इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है जिससे ये तीनों टर्म्स डिवाइड हो सके, तो 2 है, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2। ऐसे ही कार्बन का 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1। क्लोरीन का है और 2 डिवाइडेड बाई 2, क्लोरीन का भी हो जाएगा हमारा 1। तो हमने क्या किया, इन सबको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर दिया है। इतना करने के बाद अब हमारा स्टेप 4 आता है। यहां पे है स्टेप 4, राइट। अब इनकी हेल्प से, सिंपल रेशियो की हेल्प से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2Cl, ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया, ओके। अब इस एम्पिरिकल फॉर्मूला का हम एम्पिरिकल मास निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 प्लस 35.5, तो ये हो जाएगा 14, तो यहाँ पे आएगा हमारा 14, तो ये हो गया 0.59। एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया हमारा 49.5, ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है। हमें हमारा एम्पिरिकल मास है, हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चल गया, एम्पिरिकल मास पता चल गया। क्या हम इन दोनों की हेल्प से मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं? अभी रिलेशन बताया था ना दोनों के बीच में, क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का हमें मास पता है, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में, मोलर मास 98.96 ग्राम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 98.96 ग्राम, और एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा आया है 49.5, यहाँ पे लिखेंगे हम 49.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितने टाइम्स में आएगा, 49.5 इंटू 2, 2 5 से 10, 2 9 से 18, 18 के 19, 2 4 से 8, 80 के 9, 99 पॉइंट समथिंग। देखो इसको राउंड ऑफ करके 99 कर सकते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, 2 आई है। एम्पिरिकल फॉर्मूला था हमारा CH2Cl, और अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, इसमें 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा C2H4Cl, ये हमारा है एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर है कैसे हमने फाइंड आउट किया? स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है कि क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, ओके। क्लियर है?
इसको देखो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, atomic mass of any metal M is 56. Find empirical formula of its oxide when metal is 70% in it. कोई एक मेटल है जो कि 70% है एक कंपाउंड में, हमें बताना है कि ऑक्सीजन कितना परसेंट होगा और टोटल वो कंपाउंड क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, वो करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू ग्राम्स। अब इसमें सिर्फ हमें एक का ही परसेंटेज दे रखा है, तो दूसरे का हम क्या करेंगे, 100 में से पहले वाले के परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरा वाला परसेंटेज हमें आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि परसेंटेज 100 तक ही होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेटल जो है वो 70% है, यानी कि 70 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 30%, यानी कि 30 ग्राम। ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 क्या है, कन्वर्ट इनटू मोल्स। सेकेंड में हम क्या करेंगे, इसको मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, N इज इक्वल टू, गिवन मास कितना है, 70 ग्राम है और मोलर मास कितना दे रखा है मेटल का, 56 है, तो ये हमारा हो जाएगा 56। इसको सॉल्व करते हैं, 56 और 70, 1 टाइम्स 56, 4 बचा है यहाँ पे और यहाँ पे 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाएंगे, 56 5 जा 6 5 जा 30 और 25 26 27 नहीं 5 5 जा 25 26 27 28, यहाँ पे ये ज्यादा हो रहा है। 56 टाइम्स में, 5 टाइम्स में तो नहीं जाएगा, 4 टाइम्स में करके देख लेते हैं। 4 टाइम्स में भी नहीं, 3 में जाएगा ये। 56 इंटू 3, 3 6 जाए 18, 15 ये 16, इसमें भी नहीं जा रहा, 0.2 टाइम्स में जाएगा अभी। 56 इंटू 2, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 है कि 11, 1 1 2। अब आएगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, पॉइंट है 0, 280 कितने टाइम्स में आ रहा था हमारा, 5 टाइम्स में आ रहा था। 56 इंटू 5, 5 6 30, 25 26 27 28, यस, यानी कि 5 टाइम्स में। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ रहा है 1.25 मोल्स। ठीक है, ये हमारा किसके लिए है, ये नंबर ऑफ मोल्स मेटल का है। ऐसे ही हम किसके लिए निकाल देते हैं, ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के लिए। गिवन मास कितना है, 30, मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। सॉल्व करते हैं, 16 30, 1 टाइम्स में ही जाएगा 16, तो यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे 1, पॉइंट है 0 लगा दिया, तो 16 और ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 8 टाइम्स में, 8 6 जा 48, 8 4 12, 128। ठीक है, ये हो जाएगा 128, 2 और ये 1, पॉइंट है 0, तो अब ये 7 टाइम्स में जाएगा, 1.87, यहाँ पे आ गया हमारा 1.87। अब देखो ये जो वैल्यूज है पॉइंट के बाद, वो कोई छोटी वैल्यू नहीं है, वो एक स्पेसिफिक एक्यूरेट वैल्यू है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट नहीं मान सकते हैं। ये हमारा 1.25, यहाँ पे हमारा 1.87, तो इसको अप्रोक्सीमेट हम नहीं मान सकते, इसलिए हमने इसको एज इट इज लिया है। अब इसके बाद क्या है, मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद हमें इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना होता है। स्टेप थर्ड है हमारा सिंपल रेशियो। तो मेटल जो था वो 1.25 है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 1.25 को 1.25 से ही डिवाइड करेंगे,
तो वैल्यू तो 1 आ जाएगी, ये ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन 1.89, 1 पॉइंट कितना था 1.87, 1.87 डिवाइडेड बाय 1.25। इसको देखते हैं हम, ये कैसे होगा, यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ से पॉइंट हटा, ऊपर नीचे 0 0 आ जाएगा तो वो उससे कट जाएगा, यानी कि 187 डिवाइडेड बाय 125, तो 187 डिवाइडेड बाय 125 1 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे भी कितना बचेगा 6 बचेगा, पॉइंट लिया 0 बढ़ाया, 125 5 जा 5 5 जा 25, 10 11 के 12 5 के 6, ये 4 टाइम्स में आएगा, 4 टाइम्स 125 इंटू 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, 8 9 10 4 के 5 500, तो 0 2 और यहाँ पे 1 पॉइंट है, फिर से 0 लगाना पड़ जाएगा क्योंकि 120 नहीं जा रहा है यहाँ से, तो अप्रोक्सीमेटली जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो कुछ बड़ी आएगी, 8 या 9 के आसपास आएगी। हम इसको राउंड ऑफ करके 1.5 लिख रहे हैं। अब देखो एक, क्योंकि आपको पता है मैंने राउंड ऑफ सिखाया था, तो पॉइंट के बाद अगर बड़ी वैल्यू होती है 5 से, तो उसकी पहले वाली जो वैल्यू होती है वो 1 से इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे वो वैलिड हो रहा है, इसलिए मैंने इसको 1.5 लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या है, ये 1 तो ठीक है, बट ये ऑक्सीजन 1.5, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, सारे हमें सिंपल नंबर मिल रहे थे, कोई भी पॉइंट वाला नहीं मिल रहा था, और हमने जितने भी कंपाउंड अभी तक देखे हैं किसी में भी पॉइंट नहीं देखा, ऐसा नहीं देखा। जैसे NaCl है तो Na भी 1 है और Cl भी 1 है, Na2CO3 यहाँ पे भी हमें सिंपल होल नंबर मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि Na3.5 और CO2 2.5, ऐसा हमें नंबर नहीं देखने के लिए मिला अभी तक। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको ही होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड हम 2 की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 2 यहाँ पे भी 2, अब क्या हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद क्या बन गया, मेटल 2 ऑक्सीजन 3, ये हमारा एम्फेरिकल फॉर्मूला है M2O3। अब क्या करेंगे, एम्फेरिकल फॉर्मूला जब हमें पता चल चुका है तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे M2O3, इसका मास निकालते हैं पहले, एम्फेरिकल मास। मेटल का मास कितना दिया हुआ था 56, तो 56 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 1 11 प्लस 16 3 जा 48, 8 9 10 कैरी 1 5 1 6, और ये हो गया हमारा 160 ग्राम। ये एम्फेरिकल फॉर्मूला आ गया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्फेरिकल फॉर्मूला, यही होता है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एम्फेरिकल फॉर्मूला, इसमें और कुछ दिया हुआ है, फाइंड एम्फेरिकल फॉर्मूला एंड इट्स ऑक्साइड। सिर्फ हमें एम्फेरिकल फॉर्मूला ही फाइंड आउट करना था, और जो कि हमने कर लिया। अच्छा, इतना करने की हमें जरूरत नहीं है, हमने एम्फेरिकल फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर लिया है और एम्फेरिकल मास भी फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर है, ठीक है। ये वाला नहीं था हमारा, ये है, इसमें अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यही तक हमारा एम्फेरिकल फॉर्मूला और एम्फेरिकल फॉर्मूला का मास। क्लियर है इतना। अगर पॉइंट में आता है तो कैसे करना है, सिंपल है, अगर पॉइंट में आता है तो हमें उसको सबसे पास वाले होल नंबर में लेकर आना होगा, ठीक है। और अगर पहले से ही वो नॉर्मल नंबर में है तो हमें उसमें किसी भी चीज़ की मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है। क्लियर है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी इसके आगे का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।